Yes, welcome back, student. We continued our discussion on judiciary system, class 8 civics. In previous video, we already discussed about Supreme Court and their function, and also some specific terms in High Court. Then one question arises here: the name of Chief Justice of your state. It means that Bihar. So the answer is the Chief Justice of Bihar is Sanjay Karol. 11th November 2019 to till date. 11 नवंबर 2019 को इन्होंने मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, इनके अध्यक्षता में इन्होंने जो है वो अपना पदभार ग्रहण किया और तब से ये बने हुए हैं. फंक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट. एज यू नो द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेम एज द पावर ऑफ द हाई कोर्ट. Original jurisdiction. According to that, to Article 226, if anywhere the violation of the fundamental right, this type of case directly judgment through High Court. इससे पहले में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी केस होता है वो डायरेक्टली वहां पे आप सुनवाई कर होता है, लेकिन चूंकि आबादी ज्यादा होने के कारण ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है. उसके बाद इलेक्शन, स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उससे संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी भी जो सुनवाई होती है वो हाई कोर्ट में होती है. एपीलिएट जुरिस्डिक्शन, जैसा कि आपने पीछे देखा था, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट निचले कोर्ट होंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे जो जजमेंट हुआ होगा उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है कोई व्यक्ति तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में या तो उसी निर्णय को वो रखते हैं या फिर फ्रेश वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, वो पेश करते हैं. ये एपीलिएट. एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि एक्सटेंड इट्स पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस मतलब देख रेख करना, टू ऑल द कोर्ट्स इन इट्स जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट दोज डीलिंग विथ आर्म्ड फोर्स ऑपरेटिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. आर्टिकल 228 ये हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि वो फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके नीचे जो भी कोर्ट है उसको वो उस पे वो नजर रख सकता है, उसके कामकाज को वो देख सकता है. इट एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? न्यायिक समीक्षा. अगर जो जजमेंट हुआ है उस पे हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो समीक्षा कर सकता है. तो ये 3 अधिकार हुए इसके हाई कोर्ट के. अब आइए सबऑर्डिनेट कोर्ट. हाई कोर्ट के कौन कौन से सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे? तो जैसा आप नाम से जानते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होंगे वो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे. अब यहां पे बात है कि सिविल और क्रिमिनल 2 तरह के केस होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी. तो बोला जाता है कि उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज और कोर्ट ऑफ द सेशन जज, दैट मीन्स क्रिमिनल केसेस. सिविल केसेस का मतलब हो गया कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेज. ओके. और उसके बाद नेक्स्ट है रेवेन्यू कोर्ट. रेवेन्यू कोर्ट मीन्स केस रिगार्डिंग पेमेंट, एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स और काइंड ऑफ मनी. रेवेन्यू का मतलब ही हो गया दैट रिलेटेड टू मनी. स्ट्रक्चर ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट, इसके बारे में बोला जाता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द एपेक्स रेवेन्यू अथॉरिटी कोर्ट एट द स्टेट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल. उसके नीचे तहसीलदार या और नायब तहसीलदार जो आप बोले. उसके बाद आता है न्याय पंचायत. न्याय पंचायत
लोक अदालत, ये सब क्या होता है कि ग्रामीण स्तर पे जो केस है वो ज़्यादा संख्या में होते, तो उनकी सही सुनवाई करने के लिए इन सब का उपयोग किया गया है। जैसे अगर आपको मालूम होगा, लोक अदालत 1985 में आया ताकि गरीब लोगों को आसानी से न्याय मिल सके। और आपको मालूम होगा कि जब ये नई दिल्ली में लागू किया गया तो एक ही दिन में 150 केसेज वो सॉल्व किया। इसमें क्या होता है कि वकील को नहीं रखना होता है, बस दोनों लोग आमने सामने बैठते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उसी समय जजमेंट भी हो जाता है। और सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि इसमें जो जजमेंट आता है उसके अगेंस्ट आप जो है वो अपील नहीं कर सकते हैं। या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक टर्म है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? जब दोनों सहमत होंगे। मान लीजिए दो आदमी है, एक लड़का जो है वो आपको साइंस और मैथ अगर मदद करता है और वो इस बात पे मदद करता है कि आप उसको इंग्लिश और एसएसटी मदद करते हैं, दैट इज म्यूचुअल, मतलब दोनों का बेनिफिट जिसमें होगा वो म्यूचुअल। अब एक केस स्टडी बोलता है कि डॉरी रिलेटेड क्रिमिनल केस, इसमें क्या होता है देखिए, कौशल शर्मा वो शादी करते हैं रमा नाम की एक लड़की से, और शादी के बाद क्या होता है कि जो कौशल शर्मा है वो अपनी पत्नी, अपनी माताजी और अपने छोटे भाई के साथ एक फ्लैट में रहते हैं। किसी एक्सीडेंटल, मतलब कि 13 दिसंबर 2002 को एक्सीडेंटल रमा जो है वो बर्न हो जाती है। तो बर्न हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो हॉस्पिटल में ही मर जाती है, क्योंकि जो बर्निंग का केस था तो वो बहुत ज़्यादा था। तो कौशल शर्मा के ससुर और रमा के जो फादर होते हैं वो इन पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दर्ज किया जाता है। किस चीज़ के लिए? कि जला के मार दिया गया। तो विटनेस के आधार पे जो है वो उस समय में यही आता है क्या कि जो मतलब मदर इन लॉ, रमा की मदर इन लॉ और उसके पति ये दोषी पाए जाते हैं। तब ये क्या करते हैं, ये हाई कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं, और हाई कोर्ट में जब सुनवाई होता है तो फिर जजमेंट आता है कि नहीं, बाय एक्सीडेंट ये काम हो गया, किसी को भी इम्प्रीजमेंट या सजा नहीं मिलेगा। अब इससे क्या होता है, ये भावना काफ़ी तूल पकड़ चुके थे। बहुत सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और महिला संगठन वगैरह इस पर विरोध किए। मामला अब कहाँ चले गया? अपीलिया जुरिस्डिक्शन के तहत ये कहाँ चले गया? ये चले गया आपका सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सारे पहलू पे देखने के बाद ये जजमेंट देता है कि नहीं, ये जो है वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, इसमें जो है उनके पति और उनकी सास का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जबकि उनके देवर जो थे उनका कोई साक्ष्य नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन दोनों आदमी को, मतलब कि रमा के पति और उसके सास को लाइफ इम्प्रीजमेंट, माने कि आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो ये बात क्या बताता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसीजन हुआ, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में आए। ओके, अब आता है कि टाइप्स ऑफ जुडिशियल केस। तो सिविल केस के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? जैसे देखिए, बैंकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डाइवोर्स, ये सब केस इसमें आ जाएंगे। क्रिमिनल केस में आप नाम से ही जानते हैं, इसमें आ जाएगा रॉबरी, मर्डर, फिजिकल इंज्यूरी, ड्रंकन, और उसके बाद क्या और क्या आएगा? इसमें जो है वो लाइफ इम्प्रीजमेंट और फाइन दोनों की सजा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड PIL। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का तात्पर्य ही वहां पे था कि न्याय व्यवस्था जो है भारत में वो काफी महंगी है, तो लोगों तक आसानी से पहुंच हो, इसके लिए क्या किया गया कि किसी का भी फंडामेंटल राइट और सिटीजन राइट, कॉन्स्टिट्यूशन तो दिया लेकिन उसका वायलेशन नहीं हो। अगर वायलेशन होता है तो कोई भी जो आदमी जो है वो PIL के थ्रू अपने मांग को वो कोर्ट से प्राप्त कर सकता है। और PIL जो है वो कभी ग्रुप में या अकेले भी फाइल किया जा सकता है। PIL सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह आसानी से फाइल किया जा सकता है। और PIL के बाद
आपका क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उसके बाद आपका ये कुछ समरी है और क्या है कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट MCQ and in also we start 4th chapter of history in next video. Okay, thank you very much.